पूरे पैलेस में चारों ओर बहुत चहल पहल थी। करण और रिद्धिमा की हल्दी की तैयारी जो चल रही थी। शादी में आए मेहमान एक दूसरे से मिलने मिलाने में व्यस्त थे। आरव, करण और अतुल भी कुर्सियों पर बैठे बातें कर रहे थे, पर शालिनी बड़ी बेचैनी से पैलेस में आने वाले बड़े से दरवाजे की ओर देख रही थी। बलदेव ने उसे इतना बेचैन देखा तो मुस्कुराते हुए बोले, शालू, तुम्हारे इतने बेचैन होने से माँ, बाबूजी और मेरे साले साहब जल्दी नहीं आ जाएंगे। एयरपोर्ट से यहाँ आने में उन्हें 20 मिनट लगेंगे। तुम क्या 20 मिनट तक ऐसे ही खड़ी रहने वाली हो? हाँ, जब तक मैं बाबूजी को देख नहीं लेती मुझे सुकून नहीं आने वाला। आपको पता है ना कि कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत कितनी खराब हो गई थी, फिर भी मेरे मना करने के बाद भी वो करण की शादी में आ रहे हैं। शालिनी इतना कहकर फिर से दरवाजे की ओर देखने लगी तो बलदेव मुस्कुरा दिए, तुम बाबूजी की चिंता बिल्कुल मत करो, मैंने उनके लिए पूरा अरेंजमेंट करवा दिया है। एक डॉक्टर और एक नर्स उनका ख्याल रखने के लिए 24 घंटे उनके साथ रहने वाले हैं। और फिर करण भी अपने नानाजी को बहुत चाहता है, उसके रहते उसके नानाजी को कुछ नहीं होगा। तुम उनकी चिंता छोड़ो और चलकर देवी माँ की पूजा की तैयारी करो, क्योंकि उनकी पूजा के बाद ही हल्दी की रस्म शुरू हो पाएगी। जी, शालिनी मुंह बनाकर बोली और फिर वहां से चली गई। बलदेव फिर से मुस्कुरा दिए। शालिनी ने हल्दी की तैयारियां देख रही पूजा के पास आकर पूछा, पूजा, अगर सारी तैयारियां हो गई हो तो हम देवी माँ की पूजा के लिए चले, क्योंकि उनके चरणों में हल्दी चढ़ाने के बाद ही हम वो हल्दी रिद्धिमा के लिए भिजवाएंगे और उसके बाद वही हल्दी करण को भी तो लगानी है। पूजा कुछ कहती उसके पहले ही वहां खड़ी राधिका बोल पड़ी, सारी तैयारियां भी हो गई है और हम भी तैयार है, बस आपके लाडले बेटे के आने का इंतजार है चाची। तभी आरव वहां आकर बोला, भैया तो कब से आ चुके हैं दी, और हम हल्दी शुरू होने का ही इंतजार कर रहे थे, पर जीजू अब तक लापता है। वो गांव से निकले या नहीं, उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए वो कल सुबह आएंगे। राधिका पूजा की थाल में फूल रखते हुए बोली। सबके चेहरे खिल उठे। तभी राधिका के पास खड़ी शांति पूजा की थाली देखते हुए बोली, राधिका, पूजा की थाली में काली तिल और जौ क्यों नहीं है? उनके बिना हवन कैसे होगा? पूजा ने तुरंत थाली की ओर देखा। हे भगवान, लगता है वेडिंग प्लानर ने पूजा के सामान के साथ काली तिल और जौ नहीं भेजी, अब क्या करे? कोई बात नहीं, मैं अभी किसी को भेजकर मंगवा लेती हूँ। पास खड़ी शालिनी इतना कहकर वहां से जाने लगी, पर तभी शांति की नजर सामने एक टेबल के पास खड़ी मधु पर पड़ी, जो हल्दी में चंदन मिला रही थी। उन्होंने तुरंत शालिनी को रोका, रुको शालू, हम क्यों किसी से तिल और जौ मंगवाएंगे? ये काम जिसका है वही करेगा। शालिनी के कदम रुक गए। तभी शांति ने अकड़ते हुए मधु को बुलाया, ए लड़की, इधर आओ। उनकी आवाज सुनते ही मधु ने हल्दी की थाल ऐसे ही छोड़ी और तुरंत शांति के पास आई। वहीं खड़े करण ने उसे देखकर अपनी नजरें फेर ली। नाचने गाने के अलावा कुछ और आता है तुम्हें? जब हमने पूजा के सारे सामान की लिस्ट खुद तुम्हें दी थी, तो सामान में काली तिल और जौ क्यों नहीं आई? शांति ने गुस्से में पूछा। मधु तुरंत बोली, पर मैम, मैंने खुद अपने हाथों से सामान में काली तिल और जौ का पैकेट रखा था, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? तभी शांति ने ऊंची आवाज में पूछा। उनकी आवाज से मधु डर गई और नजरें झुकाकर बोली, आई एम सॉरी मैम, मेरा वो मतलब नहीं था, शायद गलती से कहीं और रखा हो गया होगा, मैं अभी देखती हूँ। इतना कहकर वो टेबल पर रखे पूजा के सामान में काली तिल और जौ ढूंढने लगी। राधिका भी उसके पास आई और सामान में काली तिल और जौ ढूंढते हुए आहिस्ता से बोली, मधु, मेरी मोम की बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि जब तक वो दिन भर में 2-4 लोगों को कुछ सुना नहीं लेती है, उनका खाना हजम नहीं होता। ये सुनकर मधु मुस्कुरा दी और बोली थी, मुझे ऐसी छोटी मोटी बातों का कभी बुरा नहीं लगता, और अगर लगता भी है तो मैं उसे कचरा समझकर झड़ा देती हूँ। उसकी बातें सुनकर राधिका को हंसी आ गई। मधु ने हंसते हुए फूलों की टोकरी में देखा तो उसे काली तिल और जौ का पैकेट नजर आया। मिल गया दी, मधु पैकेट उठाकर बोली। उसके हाथ में पैकेट देखते ही राधिका शांति से बोली, मोम, पूजा की थाल में फूल तो आपने ही रखे थे, शायद आपने ही ये दोनों चीजें गलती से फूलों की टोकरी में रख दी। हाँ हाँ ठीक है, अब चलो, पूजा के लिए देर हो रही है, शांति मधु को घूरते हुए बोली। सब चुपचाप थालियां उठाने लगे। तभी मधु राधिका से बोली, दी, पूजा के सामान की लिस्ट में गुड़ नहीं था, पर देवी माँ को गुड़ का ही भोग लगाया जाता है, इसलिए मैंने मिठाइयों के साथ गुड़ भी रखवा दिया था, प्लीज आप पूजा की थाल में उसे भी रख लीजिए। ये सुनकर शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, मधु, हम सबके ही थालों में पूजा के किसी ना किसी सामान की थाल है,
तुम प्लीज ये हल्दी की थाल मंदिर में ले आओगी। जी आंटी मैं बस अभी लाए। इतना कहकर मधु फिर से हल्दी की थाली के पास आई और उसने पानी डालकर मिक्स करने लगी। तभी शांति फिर से चीखी, अरे कोई ढोल वाले को तो बुलाओ। ये चार ढोल वालों को क्या बैठने के लिए यहाँ बुलाया है। उनके इतना कहते ही वहां बैठे ढोल वालों ने तुरंत ढोल बजाने शुरू कर दिए। करण की सारी फैमिली ढोल के साथ मंदिर की ओर बढ़ने लगी। मेरा फोन कहाँ गया। करण ने इतना कहकर अपने कुर्ते और जीन्स की पॉकेट में फोन देखा, पर फिर खुद से बोला, लगता है मैं फोन वही टेबल पर भूल आया जहां मैं आरव और चाचू बात कर रहे थे। करण अपने पास चल रही शालिनी से बोली, मम्मा मैं अपना फोन लेकर आता हूँ। शालिनी को ढोल के शोर में समझ नहीं आया कि करण क्या कह रहा है, तो उसने जोर से पूछा, क्या कह रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। करण ने उन्हें इशारा करके बताया कि वो फोन भूल आया है, तो शालिनी बोली, जल्दी आना। करण ने सिर हिलाया और अपना फोन लेने के लिए दौड़ा। इधर मधु अब बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि सारे मेहमान देवी माँ की पूजा के लिए जा चुके थे। बस कुछ वर्कर्स वहां अपने काम में लगे हुए थे। उसे अकेला देखकर ऋषभ ने अपनी नजरें चारों ओर दौड़ाई। जब उसे ऐसा कोई नजर नहीं आया जिससे उसे खतरा हो सकता था, तो वो मधु की ओर बढ़ने लगा। मधु हल्दी मिक्स करने में बिजी थी, इसलिए उसे अपने पीछे आ रहे ऋषभ के आने की आहट का जरा भी पता नहीं चला। ऋषभ उसके बहुत करीब खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ मधु की कमर की ओर बढ़ाया, पर जैसे ही उसने मधु की कमर को छुआ, उसकी नजर सामने से आ रहे करण पर पड़ी। मधु ने घबराकर तुरंत पलटकर देखा, पर ऋषभ करण को देखकर वही पास ही टेबल के पीछे छिपकर बैठ गया। मधु ने घबराकर अपनी दोनों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वो डरते हुए मन ही मन बोली, कोई तो था जिसने मुझे छुआ था। मधु डर से कांपते हुए इधर उधर देखने लगी। जरा सी देर में ही घबराहट की वजह से उसे पसीना आने लगा, पर डर के मारे उसके कदम वहां से हिल भी नहीं पा रहे थे। ऋषभ मौका देखकर टेबल के पास से उठा ही था कि उसके फोन की बेल बजने लगी। बेल बजते ही वो ये सोचकर तुरंत वहां से चला गया कि कहीं मधु और करण उसे देख न ले। करण टेबल के पास आया और अपना फोन उठाकर बोला, शुक्र है मिल गया। वो फोन लेकर पलटा ही था कि तभी उसकी नजर घबराई हुई सी मधु पर पड़ी। उसे डरा हुआ देखकर वो तुरंत उसके पास आया। क्या हुआ मधु, तुम इतना डरी हुई क्यों लग रही हो। करण को देखते ही मधु घबराकर उसके सीने से लग गई। करण ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे इतना डरा हुआ देखकर परेशान हो गया। उसने फिर से पूछा, क्या हुआ मधु, तुम ठीक हो। मुझे लगा जैसे वो आदमी यही है। मधु उसकी ओर देखकर अपने कांपते होंठों से बोली, पर फिर अचानक उसे याद आया कि उसने करण को पकड़ा हुआ है। वो तुरंत करण से दूर हो गई। उसने घबराकर अपने चेहरे के पसीने को पोंछा और खुद को संभाल कर बोली, कुछ नहीं, वो बस मैं थोड़ा डर गई थी। पर किससे। करण ने उसके डर से कांपते चेहरे की ओर देखकर पूछा। तो मधु ऊंची आवाज में बोली, किसी से नहीं, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर उसने हल्दी की थाली उठाई और वहां से भाग गई, पर करण वही खड़ा सोच में पड़ गया। उसने अपने चारों ओर नजरें उठाकर देखा, पर वहां डेकोरेशन कर रहे वर्कर्स के अलावा कोई नहीं था। उसने एक वर्कर को इशारा करके अपने पास बुलाया, तो वो वर्कर तुरंत उसके पास आया। उसके आते ही करण ने उससे पूछा, अभी जो लड़की तुम्हारे पास से भागती हुई गई है, क्या तुमने अभी थोड़ी देर पहले उसके पास किसी को देखा था। नहीं साहब, मैं तो अपने काम में लगा था, पर काम करते वक्त मैंने उन मैडम के पीछे रेड कलर का कुर्ता पहने एक आदमी को देखा था और फिर मैं अपना काम करने लगा, इसलिए चेहरा नहीं देख पाया उन साहब का। उस वर्कर ने जवाब दिया। ठीक है, तुम अपना काम करो। करण के इतना कहते ही वो आदमी फिर से वहां फूलों की लड़ियां लगाने लगा। करण चारों ओर देखकर मन ही मन बोला, कौन हो सकता है वो आदमी। कहीं मीरा ने जिस आदमी के बारे में मुझे बताया था वो तो मधु का पीछा करते हुए यहाँ नहीं आ गया। उस आदमी के बारे में सोचते हुए करण की परेशानी और बढ़ गई और वो मधु के पीछे दौड़ते हुए मंदिर आ गया। मधु वही सबके साथ हाथों में हल्दी की थाली लिए खड़ी थी और सब लोग ढोल की थाप पर नाच रहे थे, पर मधु परेशान खड़ी उस आदमी के बारे में सोच रही थी जिसने उसे छुआ था। करण को देखते ही अतुल बलदेव से बोला, भैया करण आ गया। शोभा मुस्कुराते हुए करण के पास आई और बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, आइए बेटा, देवी माँ की पूजा कीजिए। करण ने सिर हिलाया और अपने जूते उतारकर मंदिर की ओर बढ़ने लगा, पर उसने आगे बढ़ते हुए आदि को इशारा करके अपने पास बुलाया। आदि जैसे ही उसके पास आया
तो करण आहिस्ता से उससे बोला, जब तक ये पूजा चल रही है मधु पर नजर रखना, उसके आसपास कोई अनजान इंसान ना आने पाए। जी सर, आदि सिर हिलाकर बोला और मधु से 4 कदम के फासले पर आकर खड़ा हो गया। करण का पूरा परिवार पूजा के लिए बैठ ही रहा था कि तभी करण की नजर अपने नानाजी पर पड़ी। वो भागता हुआ अपने नानाजी के गले लग गया। शालिनी और बलदेव भी उन्हें देखकर तुरंत उनके पास आए। शालिनी ने भी अपनी मां को गले लगाया। करण ने अपने नानाजी के पैर छुए और फिर बोला, अब कैसी तबीयत है आपकी नानाजी? अपने नाती की शादी में शरीक होने के लिए मुझे जल्दी जल्दी ठीक होना पड़ा, उसके नानाजी बोले। करण मुस्कुरा दिया। अपनी नानी पर नजर पड़ते ही उसने उनके भी पैर छुए तो उसकी नानी ने भी उसे गले लगा लिया और फिर उसके माथे को चूमते हुए बोली, करण तेरी दुल्हन देखने का सपना बहुत जल्द सच होने वाला है। सालों से सपना देख रही हूँ तेरी दुल्हन देखने का। ये सुनकर करण मुस्कुराने लगा। उसने पास खड़े अपने मामाजी और मामी के पैर छुए और उनके अगल बगल में देखते हुए पूछा, मामी, पिया और रूही कहाँ है? करण की मामी ने अपने दाएं ओर इशारा करते हुए जवाब दिया, वो रही आते ही डांस करने लगी। करण उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। तभी उसकी नजर फिर से मधु पर पड़ी, जो अभी भी घबराई हुई सी खड़ी अपने आसपास देख रही थी। करण ने आदि को मधु के पास ही रहने का इशारा किया। तभी शोभा उसके पास आकर बोली, चलिए बेटा, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। करण ने सिर हिलाया और अपनी पूरी फैमिली के साथ मंदिर में आकर पूजा में बैठ गया। बाकी सब भी पूजा में शामिल हो गए। सबके आते ही पूजा शुरू हो गई। पंडित जी ने पूजा का सामान देखकर पूछा, हल्दी कहाँ है? मधु ने तुरंत हल्दी की थाली उनके सामने रख दी। करण की नजरें अभी भी मधु पर ही टिकी हुई थी। पूजा और शालिनी भी उन दोनों को ही देख रही थी। पंडित जी ने मंत्रों के साथ करण के हाथों से पूजा करवाई और बोले, वर के मामाजी आकर इनके हाथों में ये डोरा बांधे। करण के मामाजी मुस्कुराते हुए उठे और उसके हाथों में डोरा बांधने लगे। सबके चेहरे खिल हुए थे, पर करण खुश नहीं था। वो बस सबके सामने मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। करण के मामाजी ने जैसे ही डोरा बांधा तो पंडित बलदेव से बोले, बेटा इस थाल से हल्दी लेकर माता रानी के चरणों में चढ़ाओ और फिर वर के माथे पर उसी हल्दी का तिलक करो ताकि हल्दी की रस्म शुरू हो सके। जी पंडित जी, इतना कहकर बलदेव ने हल्दी माता रानी के चरणों में चढ़ाई और फिर मुस्कुराते हुए करण को हल्दी का टीका लगाया। फिर पंडित जी ने मंत्रों के साथ करण से हवन करवाया। हवन के बाद पंडित जी बोले, दूल्हे की माँ, इसमें से थोड़ी हल्दी लेकर दुल्हन को देने जाए ताकि वहां भी गौरी पूजन के बाद हल्दी की रस्म शुरू हो सके। पर याद रखिएगा, जो शगुन की हल्दी दुल्हन को भेजी जाएगी वो सबसे पहले दुल्हन को ही लगनी चाहिए। जी। शालिनी इतना कहकर अपनी जगह से उठने लगी, पर तभी शांति उसका हाथ पकड़कर मधु से बोली, ए लड़की, इस थाली में से थोड़ी हल्दी इस मिट्टी के बर्तन में निकालो। मधु ने सिर हिलाया और चुपचाप जमीन पर बैठकर हल्दी मिट्टी के बर्तन में निकालने के लिए चम्मच ढूंढने लगी, पर जब उसे चम्मच नजर नहीं आई तो वो अपने हाथों से ही हल्दी मिट्टी के बर्तन में डालने लगी। उसके ठीक सामने बैठा करण उसे ही देख रहा था। वो उसे देखकर मन ही मन बोला, ये कैसी किस्मत लिखी है आपने मेरे भगवान। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ आप उसके ही हाथों मेरी शादी की रस्में करवा रहे हो। जो हल्दी में मधु को लगते देखना चाहता हूँ वो उसके छूने के बाद रिद्धिमा को भिजवा रहे हो। वो बस यही सोचते हुए मधु को ही देखे जा रहा था। तभी मधु की नजरें भी उससे टकराए और उसने फिर से अपनी नजरें झुका ली। बाकी सब भी बातें करने में व्यस्त हो गए। तभी शालिनी मधु के पास आकर बैठी, मधु लाओ, हल्दी मुझे दे दो बेटा। जी आंटी, मधु ने इतना कहकर अपने चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे किया और हल्दी भरा मिट्टी का कटोरा शालिनी के हाथों में थमा दिया। बालों को कानों के पीछे करने से हल्दी उसके चेहरे पर लग गई थी। तभी शालिनी की नजर उसके हल्दी लगे हाथों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत मधु से पूछा, मधु ये तुम्हारे हाथों में हल्दी? वो थाली से हल्दी निकालने के लिए कुछ नहीं था आंटी, इसलिए मैंने अपने हाथों से ही हल्दी इस कटोरे में डाल दी। तभी मधु उनकी ओर देखकर बोली। उसके देखते ही शालिनी की नजर उसके चेहरे पर लगी हल्दी पर भी पड़ी। वो मन ही मन बोली, हे भोलेनाथ, ये क्या किया आपने? शगुन की जो हल्दी सबसे पहले रिद्धिमा को लगनी थी उससे आपने मधु के हाथ पीले करवा दिए। आपने सबसे पहले हल्दी इसे लगवा दी। शालिनी ने तुरंत अपने आसपास देखा तो सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शालिनी धीरे से मधु से बोली, मधु अपने हल्दी लगे हाथों को ध्यान लो बेटा। अगर किसी ने शगुन की हल्दी सबसे पहले तुम्हें लगे देख ली तो बेवजह का तमाशा खड़ा हो जाएगा।
उसके इतना कहते ही मधु ने तुरंत अपने हाथों को देखा। अपने हाथों में शगुन की हल्दी लगी देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इट्स ओके मधु। तभी शालिनी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली। मधु ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली तो सामने बैठा करण उसे ही देख रहा था, पर मधु के देखते ही उसने अपना मुंह फेर लिया। मधु ने बिना शालिनी की ओर देखे अपने हाथों की मुट्ठी बांधी और वहां से उठकर भाग गई। उसके जाते ही शालिनी ने करण की ओर देखा तो वो भी वहां से उठकर चला गया। शालिनी उन दोनों को लेकर और परेशान हो गई। तभी उसकी माँ उससे बोली, चालू राधिका और अपनी भाभी के साथ जाकर ये हल्दी रिद्धिमा को दिया, तब तक हम करण की हल्दी की तैयारियां करते हैं। जी माँ। इतना कहकर उसने राधिका को इशारा किया और फिर हल्दी लेकर चली गई। इधर ऋषभ ने अपने कमरे में आकर गहरी सांस ली और बोला, ये क्या करने जा रहा था ऋषभ? अगर करण ने तुझे मधु को छूते देख लिया होता तो वही महाभारत का युद्ध छेड़ देता, और अगर मधु ने देख लिया होता तो वो करण के सामने अपना मुंह खोल देती। खुद पर काबू कर। मधु तक पहुंचने के लिए तूने 3 साल इंतजार किया है तो 3 दिन और सही, वरना तेरा सारा खेल बर्बाद हो जाएगा। एक बार तू ये शादी रोक दे, उसके बाद करण खुद को संभाल नहीं पाएगा और ऐसे अंधेरों में चला जाएगा जहां से वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। फिर तेरे और मधु के बीच कोई नहीं आएगा, इसलिए तुझे थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। इधर मधु भागती हुई अपने कमरे में आई और रोती हुई वॉशरूम में चली गई। रूम में तैयार हो रही मीरा ने उसे इस तरह भागते देखा तो वो तुरंत वॉशरूम के पास आई, पर तब तक मधु ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। मीरा ने दरवाजा ठोकते हुए पूछा, क्या हुआ मधु? मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथ धोने के लिए नल चालू ही किया था कि तभी अचानक उसकी नजर सामने लगे आईने पर पड़ी। अपने चेहरे पर हल्दी लगी देखकर वो तुरंत उसे साफ करने लगी, पर वो गुस्से में जितना हल्दी साफ कर रही थी उसके हाथों में लगी हल्दी उसके चेहरे पर लगती जा रही थी। उसने पानी से अपना चेहरा धोना शुरू किया, पर हल्दी का रंग उसके चेहरे से जा ही नहीं रहा था। मधु, हुआ क्या? कुछ तो बोल, मीरा ने दरवाजा खटखटाते हुए पूछा। तो मधु रोते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ है मीरा, मैं ठीक हूँ। वो बस चेहरे पर थोड़ी सी हल्दी लग गई थी तो बस उसे ही साफ कर रही हूँ। मीरा ने सुकून की सांस ली और बोली, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी मधु की नजर अपने कपड़ों पर पड़ी। उसके हाथों की हल्दी कपड़ों पर भी लग चुकी थी। उसने गुस्से में शॉवर ऑन किया और अपने कपड़ों, हाथों और चेहरे पर लगी हल्दी को साफ करने लगी। मीरा आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल झाड़ते हुए फिर से बोली, जरा सी हल्दी की वजह से तू इस तरह भागती हुई आई जैसे पता नहीं कौन सा तूफान आ गया हो। मुझे तो डरा ही दिया था तूने। तब ही मधु वॉशरूम से बाहर आई और भीगी हुई ही अलमारी की ओर बढ़ी। मीरा उससे कुछ कहती उसके पहले ही उसने अलमारी से कपड़े निकाले और फिर से वॉशरूम में चली गई। मीरा ऊपर सीलिंग की ओर देखकर बोली, अब बस भी कर दीजिए महादेव, क्यों मधु के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हो? प्लीज बख्श दीजिए उसे और किसी और के पास चले जाइए प्लीज। इधर करण शामियाने के नीचे एक पिल्लर से टिककर खड़ा अभी भी मधु के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी हल्दी की तैयारियां चल रही थी। वो मन ही मन बोला, कल रात मैंने मधु से दूर रहने का फैसला किया था, पर आज मैंने उसे फिर से घबराया हुआ देखा है, इसलिए इस वक्त उसे अपनी नजरों से दूर करना मतलब उसकी जिंदगी खतरे में डालना होगा। पर यह भी तो हो सकता है कि मधु को कोई गलतफहमी हुई हो। अगर वो आदमी यहाँ आ चुका होता तो वो अब तक मधु को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करता, पर अब तक वो मधु के सामने भी नहीं आया। पर जो भी हो, मैं रिस्क नहीं ले सकता और मुझे उस आदमी के बारे में अभी तक कुछ पता भी तो नहीं चला है, इसलिए ऐसे में मैं मधु को अकेले नहीं छोड़ सकता। उसे खुशियां नहीं दे सकता मैं, पर उसकी हिफाजत तो कर ही सकता हूँ। मेरी शादी की वजह से इस वक्त मैं उस आदमी को तलाश नहीं सकता, इसलिए जब तक ये शादी नहीं हो जाती मुझे मधु को अपनी नजरों के सामने ही रखना होगा। बस एक बार ये शादी का ड्रामा खत्म हो जाए, फिर उस आदमी को तलाशने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। उस आदमी को तलाशने में मधु और मीरा ही मेरी मदद कर सकती है, पर मधु से मैं उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पूछ सकता क्योंकि मेरी वजह से वो पहले से ही इतने दर्द में है। उस आदमी के बारे में बात करके मैं उसके अतीत के जख्मों को हरा नहीं कर सकता। मुझे मीरा से ही बात करनी होगी। इतना कहकर वो मीरा के कमरे की ओर जाने लगा। तभी पिया चीखते हुए बोली, भैया जल्दी आइए, आपको हल्दी लगानी है। करण के कदम रुक गए। तभी उसकी नजर सीढ़ियों से नीचे आ रही मधु और मीरा पर पड़ी।
मीरा ने पीले रंग का सूट पहना हुआ था। मधु ने पीले रंग की शॉर्ट कुर्ती और पेरोट कलर का शरारा पहनकर उसी रंग का दुपट्टा अपने गले में डाल रखा था। वो नजरें झुकाए न जाने क्या सोचती हुई नीचे आ रही थी, इसलिए उसने करण को नहीं देखा। पर वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि एक बार फिर करण की नजरें उस पर ही टिक गई। करण भैया आइए ना, तभी पिया फिर से चीखी। करण का नाम सुनते ही मधु ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा और फिर नजरें झुकाकर मीरा के साथ उसके करीब से निकल गई। पिया ने भी आकर करण का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गई। तभी रोहित वहां आ गया। उसकी नजर भी जैसे ही मधु पर पड़ी, वो भी एकटक उसे ही निहारने लगा। करण ने जब उसे मधु को ऐसे देखते देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। तभी ऋषभ भी अपने कमरे से बाहर आया, पर उसने जब नीचे मधु के साथ रोहित को देखा तो तुरंत छिप गया। मधु, माना कि तुम यहाँ काम करने आई हो, पर ये मत भूल जाना कि तुम हमारी तरफ से भी इस शादी में शरीक हुई हो। इसलिए तुम्हें और मीरा को यहाँ लड़के वालों के साथ नहीं, बल्कि पैलेस के दूसरे हिस्से में लड़की वालों के साथ होना चाहिए। चलो दादी तुम दोनों को बुला रही है। रोहित के इतना कहते ही मधु मन ही मन बोली, मधु उनसे दूर रहने के लिए तुझे रोहित के साथ रिद्धिमा की हल्दी में चले जाना चाहिए, यही ठीक रहेगा। वो तुरंत रोहित से बोली, ठीक है चलो। मधु ने मीरा का हाथ पकड़ा और रोहित के साथ जाने लगी। पर तभी करण आकर बोला, तुम मेरी हल्दी छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो मधु। उसकी आवाज सुनकर तीनों के कदम रुक गए। मधु ने तुरंत पलटकर उसकी ओर देखा तो वो मधु के पास आकर अकड़ते हुए बोला, अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम यहाँ काम करने आई हो, इसलिए वही करो। हिमांशु ने तुम्हें अपने साथ पैलेस के इस हिस्से में ही रहने के लिए कहा है ना? जी, मधु ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। पर करण, वो दादी, रोहित ने इतना कहा ही था कि करण उसे टोकते हुए बोला, कल हिमांशु की लापरवाही की वजह से स्टेज पर उस लड़की के पैर में चोट लग गई थी। पर अगर आज कुछ भी गलती हुई तो मैं हिमांशु से मेरी शादी का प्रोजेक्ट अभी और इसी वक्त वापस ले लूंगा। ये सुनकर मीरा, मधु और रोहित तीनों ही उसे हैरानी से देखने लगे। पर करण मधु की ओर देखकर फिर से बोला, हिमांशु को मैंने अपने कुछ स्पेशल गेस्टों को रिसीव करने के लिए भेजा है, इसलिए उसकी गैरमौजूदगी में ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है मधु कि मेरी हल्दी का फंक्शन खराब ना हो। इसलिए रोहित के साथ अपनी दोस्ती बाद में निभा लेना, पहले अपना काम ईमानदारी से करना सीखो। मेरी बड़ी माँ तेल चढ़ाने की रस्म के लिए तेल और दूबा मंगवा रही है, जल्दी लेकर आओ ताकि मेरी हल्दी की रस्म हो सके। मीरा को उसका मधु से ऐसे बात करना पसंद नहीं आया। वो गुस्से में कुछ कहने जा रही थी, पर मधु ने उसका हाथ पकड़कर उससे चुप रहने का इशारा किया तो मीरा गुस्से में करण को घूरने लगी। मधु ने पास ही टेबल पर रखी थाली उठाई जिसने दूबा और एक कटोरी में तेल रखा हुआ था। वो थाल लेकर रोहित के पास आई। आई एम सॉरी रोहित, पर मैं इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि हिमांशु सर ने मुझे अपने साथ यही रुकने के लिए कहा था। श्रुति और स्वीटी वहां आप लोगों के साथ होगी, इसलिए जब तक यहाँ हल्दी की रस्म नहीं हो जाती मुझे यही रुकना होगा। पर हल्दी की रस्म पूरी होते ही मैं हिमांशु सर की इजाजत लेकर वहां जरूर आऊंगी। तुम मीरा को अपने साथ ले जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है मधु, तुम अपना काम पूरा करो फिर आ जाना, मैं और मीरा तुम्हारा इंतजार करेंगे। चले मीरा? रोहित ने मीरा से पूछा तो मीरा ने करण को घूरते हुए अपना सिर हिला दिया और मधु के गले लगकर धीरे से बोली, इससे दूर रहना और जल्दी आ जाना। मधु मुस्कुरा दी। रोहित करण को घूरते हुए बोला, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, आजकल कुछ ज्यादा ही शेर बनने लगा है। करण हल्की से मुस्कुरा दिया, पर रोहित भनभनाता हुआ मीरा के साथ वहां से चला गया। उसके जाते ही मधु भी थाली हाथ में लिए वहां से चली गई। आई एम सॉरी मधु, पर इस वक्त मैं तुम्हें अपनी नजरों से दूर जाने नहीं दे सकता। आई एम सॉरी, करण उसे जाते देखकर बोला और फिर खुद भी उसके पीछे चल दिया। ये जो कुछ भी हुआ वो सब पास खड़ी पूजा ने भी देखा। वो ये सब देखकर सोच में पड़ गई। इधर मधु शामियाना के नीचे से होती हुई वहां पहुंची जहां करण की हल्दी की रस्म होनी थी। वो थाली शांति की ओर बढ़ाकर बोली, मैम ये आपने तेल चढ़ाने के लिए घास और तेल मंगवाया था, यहाँ रख दो। शांति वहां रखे पाटे की ओर इशारा करके बोली। मधु ने चुपचाप थाली वहां रख दी। तभी करण ठीक उसके सामने पाटे पर आकर बैठ गया और मधु की ओर देखने लगा। उसके देखते ही मधु वहां से उठकर चली गई। उसके जाते ही शोभा बोली, वैसे सबसे पहले हल्दी दूल्हे की भाभी ही उससे लगाती है, पर ऋषभ की अभी तक शादी नहीं हुई है, इसलिए करण को सबसे पहले उसकी बड़ी बहन हल्दी लगाएगी। इतना कहकर उन्होंने राधिका की ओर देखा।
राधिका आओ बेटा। जी दादी। राधिका ने आगे आकर करण के माथे पर हल्दी का तिलक लगाया और फिर उसे मिठाई खिलाई। उसके बाद उसने करण के दोनों गालों पर हल्दी लगानी शुरू की। मधु एक तरफ चुपचाप खड़ी उसे हल्दी लगते देख रही थी। तभी पूजा ने उसकी बांह पकड़ी और सबके बीच से बाहर लेकर आई। मधु हैरानी से उन्हें देख रही थी। अकेले में आकर पूजा ने उसकी कलाई छोड़ी और गुस्से में बोली, देखो मधु, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे और करण के बीच ये सब क्या चल रहा है, पर हाँ, मुझे दिखाई सब कुछ दे रहा है। उसके इतना कहते ही मधु ने अपनी नजरें झुका ली और वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं सकी। पूजा उसे घूरते हुए बोली, मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता मधु, इसलिए मैं तुमसे साफ साफ शब्दों में बात करूंगी। कल स्टेज पर जो कुछ हुआ था वो यहाँ किसी से छिपा नहीं है। संगीत में आए मेहमानों ने भले करण की बातों को सच मान लिया हो, पर मैं और करण के चाचू जानते हैं कि करण ने कल स्टेज पर जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। तभी मधु बोली, उन्होंने कोई झूठ नहीं कहा आंटी, उनका कहा हर शब्द सच था। और अगर कल मुझे और उन्हें साथ में डांस करते देख आपके मन में किसी गलतफहमी ने जगह ले ली है तो मैं उसे अभी क्लियर कर देती हूँ। मेरे और करण सर के बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप सोच रही है। मैं यहाँ सिर्फ अपना काम करने आई और वो खत्म होते ही चली जाऊंगी, और आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी वजह से इस बार आपके खानदान की इज्जत पर कोई दाग नहीं लगेगा। और प्लीज मेरा यकीन करिए, जिस इंसान की वजह से आज मैं जिंदा हूँ उसके परिवार की इज्जत पर मेरे होते हुए कोई आंच नहीं आएगी। तुम सच कह रही हो मधु? उसकी बातें सुनकर पूजा ने पूछा। तो मधु मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आंटी, मेरे और उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही है। कल वो स्टेज पर जाने से पहले सच में नर्वस थे, इसलिए मैंने ही उनसे कहा कि वो सिर्फ मुझे देखे और किसी पर ध्यान न दे। मेरा काम ये शादी अच्छे से करवाना है आंटी, न कि इसे रोकना। इसलिए आप इस डर को अपने दिल से निकाल दीजिए कि मैं इस शादी में किसी भी तरह की रुकावट बनूंगी। कल इस मंडप में करण सर की शादी जरूर होगी, ट्रस्ट मी। मधु की बातें सुनकर पूजा ने सुकून की सांस ली। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थैंक यू मधु, थैंक यू सो मच। मैं शायद बेवजह ही डर रही थी, पर तुमने मेरा डर दूर कर दिया। थैंक यू। मधु भी हल्के से मुस्कुरा दी तो पूजा वहां से चली गई। उसके जाते ही मधु की आंख भर आई, पर इससे पहले कि उसके आंसू झलकते उसने अपनी उंगली से उन्हें साफ कर लिया और फिर से हल्दी की रस्म में लौट आई। सब लोग एक एक करके करण को हल्दी लगा रहे थे, पर उसकी नजरें मधु को ढूंढ रही थी। पर मधु पर नजर पड़ते ही उसकी जान में जान आ गई। करण की हल्दी पूरी होते ही सब एक दूसरे के साथ हल्दी से खेलने लगे। ये सब देखकर मधु मुस्कुराने लगी। तभी वहां हिमांशु आ गया और मुस्कुराते हुए मधु से बोला, वेल डन मधु, मेरे ना होने पर भी तुमने माता रानी का पूजन और हल्दी की रस्म अच्छे से संभाल ली, थैंक यू। मधु मुस्कुराते हुए बोली, सर यहाँ तो हल्दी की रस्म लगभग हो ही चुकी है, तो क्या मैं दूसरी तरफ रिद्धिमा की हल्दी में जा सकती हूँ? एक्चुअली दादी मुझे बुला रही है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। नो प्रॉब्लम, तुम जाओ, हिमांशु बोला। मधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो तेजी से वहां से चली गई। वो पैलेस के दूसरे हिस्से में जाते हुए मन ही मन बोली, मैंने पूजा आंटी से झूठ तो बोल दिया, पर अगर मैं करण के सामने रही तो उन्हें समझते देर नहीं लगेगी कि मैंने उनसे झूठ बोला है, क्योंकि जब भी मैं करण के सामने होती हूँ उनकी नजरें सिर्फ मुझ पर होती है। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं उनकी नजरों के सामने रहूं ही ना। ऋषभ ने जैसे ही उसे अकेले जाते देखा तो मुस्कुरा दिया, क्या बात है मधु, तुमने तो मुझे खुद ही अपने करीब आने का मौका दे दिया, क्यों ना आज मैं भी तुम्हें हल्दी लगा ही दूं। इतना कहकर वो मधु के पीछे जाने लगा। इधर मधु के नजर न आने पर करण की नजरें फिर से उसे तलाशने लगी। मधु पैलेस के दूसरे हिस्से में पहुंची तो वहां भी खुली जगह में खूबसूरत से शामियाने के नीचे रिद्धिमा की हल्दी चल रही थी। मधु को वहां देखकर रोहित और मीरा दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई, पर ममता उसे देखकर गुस्से से लाल हो गई। मीरा भी तुरंत उसके पास आई। उसने अपने दोनों हाथों से उसकी दाई बांह पकड़ी और बोली, उस करण ने फिर से तेरी बेइज्जती तो नहीं की? मधु मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी मधु की नजर गायत्री पर पड़ी। मधु ने उनके पास आकर उनके पैर छुए, नमस्ते दादी माँ, हमेशा खुश रहिए बेटा, भगवान आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे। गायत्री बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली। मधु उनके पैरों के पास घुटनों के बल बैठी और उसने उनसे पूछा, दादी माँ आपने अपनी दवाइयाँ ली या नहीं?
गायत्री मुस्कुरा दी। अच्छा लगा हमें ये जानकर कि आपको अभी भी हमारी सेहत की परवाह है। सच कहे तो हमें आपकी बहुत याद आती है बेटा। करण और रिद्धिमा की शादी होते ही लोग आपके और करण के बारे में उड़ी अफवाहों को अपने आप भूल जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ही सब कुछ भूलकर फिर से हमारे पास आ जाएं, हमेशा के लिए। मीरा और रोहित खड़े ये सब सुनकर मुस्कुरा रहे थे। मधु ने गायत्री की हथेली थामी और बोली, दादी माँ, मैंने हिमांशु सर की कंपनी के साथ अग्रीमेंट साइन किया हुआ है, इसलिए मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। पर मेरे कहीं और नौकरी करने से आपके और मेरे बीच जो रिश्ता है वो कभी नहीं टूट सकता। मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी, प्रॉमिस। आप सच कह रही है बेटा? तभी गायत्री ने पूछा। तो मधु मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दादी माँ। गायत्री मुस्कुरा दी। हम आपके आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करेंगे, पर फिलहाल हम ये चाहते हैं कि आप चलकर रिद्धिमा को हल्दी लगाए। आइए। उन्होंने उठकर मधु की कलाई पकड़ी और उसे वहां लेकर आई जहां रिद्धिमा की हल्दी की रस्म चल रही थी। वो मधु की बाह को छूकर बोली, लगाए रिद्धिमा को हल्दी बेटा। मधु ने रिद्धिमा की ओर देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने थाल से हल्दी ली और रिद्धिमा के गाल पर लगाए और फिर उठकर मीरा के पास आकर खड़ी हो गई। दोनों मुस्कुराते हुए रिद्धिमा की हल्दी देख रही थी। एक के बाद एक सब उसे हल्दी लगा रहे थे। इधर करण मधु को हर जगह ढूंढ रहा था पर वो उसे कहीं नजर नहीं आई। उसकी परेशानी बढ़ने लगी। तभी उसकी नजर हिमांशु पर पड़ी जो अपने एक एम्प्लॉय से मंडप के डेकोरेशन को लेकर बात कर रहा था। करण भागता हुआ उसके पास आया और उसने हिमांशु से पूछा, हिमांशु, मधु कहाँ है? मधु तो रिद्धिमा जी की हल्दी में गई है, हिमांशु ने जवाब दिया। तो करण भागता हुआ वहां से चला गया। वो आगे बढ़ते हुए बड़बड़ाया, इस बेवकूफ लड़की को मैंने मना किया था, फिर भी वहां चली गई। कहीं अगर वो आदमी सच में यहाँ हुआ और मधु को अकेले देखकर उसके सामने आ गया तो वो बहुत घबरा जाएगी। मुझे जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना होगा। इतना कहकर उसने दौड़ लगा दी। इधर रोहित ने जैसे ही रिद्धिमा को हल्दी लगाई तो रिद्धिमा ने भी थाल से हल्दी उठाकर उसके चेहरे पर मल दी। रोहित ने गुस्से में फिर से हल्दी ली और उसे लगाने लगा। उसे देखकर सब एक दूसरे के साथ हल्दी से खेलने लगे। रोहित अपने हाथों में हल्दी लेकर मधु की ओर बढ़ा और उसे हल्दी लगाने लगा। ये देखकर मीरा को फिर से बुरा लगा, पर इससे पहले कि वो मधु को हल्दी लगाता, मधु उसका हाथ पकड़कर बोली, प्लीज रोहित, मुझे हल्दी मत लगाना, क्योंकि मुझे हल्दी से एलर्जी है, प्लीज। मीरा हैरानी से मधु को देखने लगी। पर थोड़ी सी तो लगवा सकती हो मधु, रोहित बोला। प्लीज रोहित, मैं नहीं लगवा सकती, प्लीज, मधु फिर से बोली। रोहित मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं, मैं मीरा को लगा देता हूँ। इतना कहकर उसने मीरा को हल्दी लगा दी। मीरा ने भी पास रखी थाल से हल्दी ली और रोहित को लगाने लगी, पर रोहित ने दौड़ लगा दी। मीरा भी उसके पीछे दौड़ी। मधु मुस्कुराते हुए वहां बने एक चबूतरे पर बैठकर ये सब देखने लगी। उसे अकेला देखकर ऋषभ पीछे से हाथों में हल्दी लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।